और देश के कोने कोने से आए युवा भाइयों और बहनों, ये घोटालों के देश में पिछले कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि 2G का घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला और फिर कोलगेट का स्कैंडल, इन सब घोटालों के बीच में एक ऐसा घोटाला है जो मेरा ये मानना है कि वो सबसे बड़ा घोटाला है देश में, जिसमें कभी चर्चा उसकी नहीं होती। वो चर्चा इसलिए नहीं होती कि वो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, वो गरीब आदमी से जुड़ा हुआ है, और वो है देश का किसान। आप सब जानते हैं कि भारत में किसानों की क्या दुर्दशा है। कई सालों से आप सुनते आ रहे हैं कि किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही हैं। इस सारे माहौल में हमें ये बताया जाता है कि हम सरकार जो है वो किसानों को जो ऋण है वो उपलब्ध करा रही है कम ब्याज पर, जिससे कि किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अभी जो पिछला बजट था उसमें उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए इस साल यानी 2013-2014 में 7 लाख करोड़ रुपए का कृषि का ऋण देने जा रहे हैं। 7 लाख करोड़। और उसमें ये खास बात ये है कि अगर आप समय पर वो ऋण चुकाते हैं तो आपको मात्र 4% उस पर ब्याज लगेगा। तो ये समझ में आता है कि किसानों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा होगा इस ऋण से। लेकिन जब हमने अंदर जाके देखने की कोशिश की तो ये पता चला कि ये जो 7 लाख करोड़ इस साल दिया गया है, पिछले साल वो 5.25 लाख करोड़ था, उससे पिछले साल 5.25 लाख करोड़ था, और पिछले 10 सालों में तकरीबन इसकी 750% इसकी बढ़ोतरी हुई है ऋणों की। तो ये ऋण तो किसानों को जा रहे हैं, तो किसानों को तो फ़ायदा होना चाहिए, तो आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? अगर 4% पे ऋण मिलता है किसान को, छोटे किसान को, तो लाजमी है कि अगर उसका उपयोग करता है पैसे का, तो उसको फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो विपरीत हो रहा है, सब देख रहे हैं, उल्टा हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद ये मानते हैं कि आज कृषि में इतना गंभीर संकट है जो पहले कभी नहीं हुआ। एक तरफ तो मैंने जैसे आपसे कहा कि पिछले 15 सालों में तकरीबन 3 लाख किसान जो हैं वो आत्महत्या कर चुके, और उसके साथ अगर हम देखें तो 40% किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। अगर उनको आज मौका मिल जाए या कुछ और उनको अच्छा करने को मिल जाए तो वो खेती छोड़ना चाहते हैं और शहरों की तरफ वो प्लान करना चाहते हैं। और एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम किसानों को इतना ऋण दे रहे हैं जिससे ऋण से उनको फ़ायदा होना चाहिए, उनकी समृद्धि होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। और जब इसको थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेट करें तो पता चलता है कि जो 7 लाख करोड़ की बात करते हैं उसमें से मात्र 6% जो है वो किसानों को जाता है। मात्र 6% ऋण जो है वो किसानों को जाता है। बाकी ऋण जो है वो उद्योगपतियों को जाता है, बड़े घरानों को जाता है, कॉरपोरेशंस को जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस साल सरकार ने जो 7 लाख करोड़ रुपए का आवंटन करना है ऋण का, उसमें से सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया जो है वो जाएगा मात्र किसानों को, और बाकी सब बड़ी बड़ी कंपनियों को जाता है खेती के नाम पर। तो ये भी एक देखिए कितना बड़ा घोटाला है देश के सामने कि ऋण भी जो किसानों को दिया जा रहा है उसमें भी हमें एक तरह का छुपाया जा रहा है। घोटाला ये किया जा रहा है कि उनको सस्ते दरों पर आप उपलब्ध कराते हैं और वो किसानों के नाम पे करते हैं। आपको हैरानगी होगी जानकर कि जितना ऋण दिल्ली और चंडीगढ़ में दिया जाता है, सिर्फ 2 शहरों में, दिल्ली और चंडीगढ़ में जितना ऋण दिया जाता है उतना ऋण झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में किसानों को नहीं मिलता। अब आप देख लीजिए चंडीगढ़ और दिल्ली में कितने किसान हैं जिनकी हम बात करते हैं। तो इतना बड़ा ये घोटाला हो रहा है, और ये रिजर्व बैंक 2001 से पहले 1990 से उस चीज़ को ये आंखें बंद किए हुए है कि उनको मालूम है कि ये ऋण जो है ये किसानों को नहीं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को
जैसे कि स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, ट्रैक्टर कंपनियां हो गई, कंबाइन हार्वेस्टर हो गए, वेयर हाउसिंग कंपनियां हो गई, और तो और बिचौलिए जो हैं खेती के उनको भी ऋण दिया जा रहा है। जो बड़े बड़े ऋण हैं किसान, आपको हैरानगी होगी, इसमें से जो ऋण दिए जा रहे हैं 25 करोड़ के ऊपर जो मात्रा है जो ऋण वाली किसान को नाम पे दी जा रही है वो बढ़ रही है। जो छोटे लोन हैं, छोटे जो संख्या है वो कम होती जा रही है, और बड़े बड़े ऋण। अब मुझे बताइए कौन सा किसान है जो 25 करोड़ का ऋण लेगा इस देश में? तो स्पष्ट है कि ये ऋण जो है इसका भी एक दुरुपयोग हो रहा है, ये घोटाला है बहुत बड़ा अपने आप में। किसानों के नाम पर आप एक पूंजीपतियों को या आप कॉरपोरेशंस को एक फ़ायदा दे रहे हैं, और ये कितने सालों से चलता आ रहा है। और ये तो अब जाके पता चला है कि सरकार के अपने ही फाइलों में ये दबा हुआ है कि किसानों के नाम पर ये जो आवंटन हो रहा है, ये बंदरबाट जो हो रही है, ये किसी और एक सेक्टर को जा रही है, और जिसको सेक्टर को हम कहते हैं टैक्स नहीं करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो घोटाले हैं हमारे सामने, कहीं लगता है कई बार तो ये ख़त्म नहीं कहीं होंगे, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जहाँ देखो वहीं घोटाला। और ये जो घोटाला है यही एक कारण है कि आज खेती की दुर्दशा क्यों है। खेती की दुर्दशा ये सिर्फ इसी घोटाले से नहीं है। अगर आप देखो बड़ा जो परिप्रेक्ष्य है आपके सामने, अभी आप सुन रहे हैं आजकल सरकार कह रही है कि सब्सिडी जो है, अन्यथा जो सब्सिडी दी जाती है लोगों को, चाहे वो गैस के लिए हो, आपको एलपीजी सिलेंडर मिलते हों, चाहे वो आपको कैरोसिन के लिए है, चाहे वो आपको अनाज के लिए है, जो खाद्य सुरक्षा बिल की बात हम करते हैं, वो जो सब्सिडी है वो अब कैश में मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी जो गड़बड़ियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सब्सिडी जो एलपीजी की है, कैरोसिन की है तो हमें समझ आता है, फर्टिलाइज़र की है, ये सब्सिडी कैश में मिलती है तो हमें समझ आता है। लेकिन खाद्य सुरक्षा के नाम पर जब हम ये करेंगे कि आपको आगे से कूपन मिलेगा, कूपन जाके आप कहीं भी अनकैश कर सकते हैं, तो हमने उसे, उसकी जो असली सोच है या उसकी मंशा है, उसमें हमें जाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है ऐसा क्यों हो रहा है। ये कहा जाता है कि अमेरिका में गरीबों को कूपन दिए जाते हैं। कूपन का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी एंटाइटलमेंट है, जितनी भी आपको जो मिलना चाहिए, वो जो है आपको एक कूपन के मात्र में मिला। कूपन जाके आपने किसी दुकान पे पेश किया, दुकान ने आपको खाद्यान्न पदार्थ जो आपको उपलब्ध होने चाहिए वो आपको दे दिए, और वो जो दुकान है वो जाके सरकार से सब्सिडी को ले लेगी। तो उसमें जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन शॉप्स हैं सारे देश में, जिसमें हम ये मानते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये भी कहा जाता है हमारे विद्वानों द्वारा भारत में कि जब ये ख़त्म हो जाएंगे, ये जब कूपन सारे सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो इससे गरीबी और जो भूख है वो कम हो जाएगी। और ये इस पे स्टडीज़ आ चुकी हैं जो ये कहती हैं कि इससे भूख जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या अमेरिका में भूख कम हुई है? अमेरिका में इतना संपन्न देश होने के बावजूद अमेरिका में आज तकरीबन 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोग जो हैं वो भूख की रेखा से नीचे हैं, और ये नंबर बड़ा है, पिछले 25 सालों में कम नहीं हुआ। आज ये हालत है कि 4 में से 1 आदमी अमेरिका में तो गरीबी रेखा में आता है, और 7 में से 1 आदमी भूखा है। तो अगर ये कूपन से भूख मिटती है अमेरिका की, तो भूखे को जो नंबर है वो तो कम होना चाहिए था, लेकिन वो तो बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है वो भी जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जब पार्लियामेंट को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि 2014 अप्रैल यानी इलेक्शन से पहले सरकार खाद्य सुरक्षा जो बिल है उसका सारा जो निवारण है वो कूपन के माध्यम से करेगी। अब आपको ये जानना है कि खेती के ऊपर जो संकट है इसमें कूपन का क्या लिंक है, क्या इसका रोल है। सरकार ये चाहती है कि खेती में हमारे देश में 60 करोड़ किसान हैं। सरकार चाहती है कि ये किसान और जो मजदूर हैं ये खेती से बाहर निकल के शहरों की तरफ आए। तो वो सारी जो कोशिश है उनकी, वो किसी न किसी तरीके से ऐसी है कि उसमें से लोगों को खेती से बाहर किया जाए। उसमें एक कूपन जो है उसका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। कैसे? जब कूपन मिलेंगे
तो क्या होगा कि जिस गरीब परिवार को कूपन मिलता है वो किसी भी दुकान में जाके उसको एनकैश करेगा, यानी उसको पेश करेगा। उसको जो आटा दाल या हर एक स्टेट में अलग अलग है, चावल 3 रुपये पर, 2 रुपये में गेहूं, 1 रुपये में मिलेट्स, ये मिलेंगी अगर, तो वो जाके दुकान से लेगा। दुकान में जो वो कूपन है वो अपने जितने भी कूपन आएंगे वो उसको सरकार सीधा उसको सब्सिडी दे देगी। इसका मतलब यह हुआ कि देश में जितनी राशन शॉप्स खुली हुई हैं उनकी जरूरत नहीं रहेगी। जब देश में राशन शॉप्स की जरूरत नहीं रहेगी तो सरकार को वो बंद हो जाएंगी आस्ते आस्ते, तो सरकार को प्रोक्योरमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। जो आपको उसमें अनाज भेजना पड़ता है देश के कोने कोने में, वो सरकार को भेजने की जरूरत नहीं होगी। जब वो सरकार ने को नहीं करना है तो जो प्रोक्योरमेंट होती है, यानी जब कटाई होती है, आप जानते हैं सरकार खरीदती है उसको, तो जब सरकार किसानों का जो फसल है उसको खरीदती है, तो जब उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं होगी तो इसका मतलब है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो आप जानते हैं एक ऐसी बॉडी है, खाद्य निगम जो है भारत का, वो जो उसमें उसका जो रोल है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अगर हम 2-3 और पॉलिसीज को देख के समझने की कोशिश करें तो ये समझ आता है कि सरकार क्या कर रही है कि FCI, जो कि देश में किसानों से अनाज खरीदता है, उसको ये कहा जा रहा है कि अब आपको प्रोक्योरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम उतनी ही प्रोक्योरमेंट करेंगे जितने की देश में ज़रूरत है। यानी आपको अगर 20 मिलियन टन यानी 200 लाख टन चाहिए तो किसानों से आप 200 लाख टन लेंगे, बाकी किसान को आप बाजार के हवाले छोड़ देंगे। अभी इस समय हमारे पास देश में तकरीबन 700 लाख टन का गेहूं और धान का भंडार है। ये कहना एक बात है कि भी संभाला नहीं जा रहा हमसे, वो तो हमारी कमजोरी है, लेकिन किसान पैदा करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनको एक अच्छा मूल्य मिलता है, सरकार खरीदती है, तभी वो उसको ज़्यादा उसको पैदा करते हैं। लेकिन जब आपने किसान को उस दायरे से बाहर निकाल दिया, बाजार के हवाले छोड़ दिया, तो किसान की दुर्दशा लाजमी है। पंजाब हरियाणा में जहाँ की मंडियाँ उपलब्ध हैं, मंडी आप जानते हैं मंडी सिस्टम ऑपरेट करता है, वहाँ तो किसानों को उचित दाम मिलता है। अगर गेहूं का दाम 1350 रुपये है तो युवा भाइयों आपको जानने की जरूरत है कि ये कैसे जो ये चक्र जो है ये चल रहा है। 1350 रुपये जो है किसानों को मिलता है, लेकिन अगर आप यूपी में आ जाएं, अगर आप बिहार में चले जाएं, झारखंड में चले जाएं या बंगाल में चले जाएं, तो किसानों को गेहूं का दाम जो है मात्र 900 या 1000 रुपये मिलता है। तो किसानों को लूटा जा रहा है, किसानों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अगर वही हाल पंजाब में हो जाए तो वहाँ के किसानों का भी यही हाल होगा, हमारी पैदावार में कमी आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि कोशिश यह है कि प्रोक्योरमेंट सिस्टम खत्म कर दिया जाए। प्रोक्योरमेंट सिस्टम खत्म होगा तो FCI की भी जरूरत नहीं होगी, प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी। अब जो हमारे पास 700 लाख टन पड़ा है और जो देश का दायित्व है कि भाई गरीबों को बांटा जाए, भूख जो है भूखों को मिले वो अनाज, सरकार ये कह रही है कि वो जो अनाज है वो अब हम वायदा बाजार में लगाएंगे। अब FCI का एक नया रोल बनाया जा रहा है कि वो आपके ऊपर वितरण प्रणाली से हट रहा है, वितरण प्रणाली के बजाय उसको अब वायदा बाजार में वो अनाज जो है लगाया जाएगा। वायदा बाजार अगर आप जानते हैं तो उसमें सट्टा होता है और वो सट्टा जो है वो कीमत निर्धारित करता है कि गेहूं की, धान की, ग्वार की, जो भी फसलें उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसके दाम लगते हैं, सट्टा लगता है और उसको जिसको हम फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं। वो फ्यूचर ट्रेडिंग का ये कहा जाता है कि इससे किसानों को ज़्यादा दाम मिलेगा। मुझे कहीं दुनिया में नहीं मालूम है कि किसानों को उससे ज़्यादा दाम मिलता हो, किसानों का उससे नुकसान होता है। और ये कहना कि भाई किसानों को जो ट्रेड है वो बिल्कुल अच्छा वो दाम देगी, इस सट्टे को समझने की थोड़ी ज़रूरत है। दुनिया में आज जो कीमतें बढ़ रही हैं अनाज की, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है ये वायदा बाजार का है। ये वायदा बाजार का इसलिए है क्योंकि इसमें ऐसी धांधलेबाजी होती है कि आज जो दुनिया में उसमें व्यापार चल रहा है गेहूं का, जितनी देश दुनिया में पैदा नहीं होता गेहूं, उससे 40 गुना ज़्यादा व्यापार हो रहा है। आप मुझे बताइए कि जो पैदा ही नहीं हो रहा, जो हमारे पास है ही नहीं है, उसके ऊपर व्यापार हो रहा है। 40 गुना ज़्यादा गेहूं जो पैदा हो रहा है दुनिया में, जो उपलब्ध है, उससे ज़्यादा का व्यापार हो रहा है। अगर आप मक्की की बात देखें तो मक्की में 24 गुना ज़्यादा जितना मक्की होती है दुनिया में, उससे ज़्यादा उसका व्यापार हो रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि ये एक बबल है और ये जब भी कभी फटेगा तो ये सारी कृषि की व्यवस्था भी ध्वस्त हो जाएगी।
तो कोशिश ये हो रही है हमारे देश में कि अब हम उस प्रथा में ले जाएं कि जहां हमें किसानों की जरूरत नहीं है, जहां हमें खाद्यान्न पैदा करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम खेती से किसानों को, मजदूरों को बाहर निकालते हैं तो वो कहाँ आएंगे? वो शहरों की तरफ प्लान करेंगे। शहरों में हमारे यहाँ पर कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट या जिसको हम कहें कि उनका कोई व्यवसाय ऐसा बनाया जाए, वो तो है ही नहीं है। तो क्या हो रहा है कि किसान आ रहे हैं, अब दूसरा तीसरा आदमी देखें हर गांव में, हर शहर में, तो वो रिक्शा चलाता है या गार्ड बन गया। आज सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जो देश में मिल रही है वो कंपनियों के बाहर जो गार्ड खड़े हैं उनकी हो रही है। अभी किसी ने कहा कि आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, तो मैंने उसको करेक्ट किया कि अभी हैदराबाद की एक रिपोर्ट आई है और स्वामी जी इस पर बड़ा अच्छा रिपोर्ट आई है, आंखें खुलती हैं। वो कहता है कि सबसे ज़्यादा रोजगार भारत में मंदिर, गुरुद्वारे और गिरजाघरों ने दिए हैं। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो टेम्पल्स में, गुरुद्वारों में और चर्चिज में हो रही है। इसका मतलब साफ है कि देश के सामने कोई और विकल्प ही नहीं है। जहां उनको जॉब मिल रही है वहां वो युवा जो है वो जा रहा है, और युवा कहां जा रहा है? वो मंदिर गुरुद्वारों में जा रहा है, वहां नौकरियां कर रहा है। और दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन का है वो गार्ड बनने का। आजकल देखा होगा दिल्ली, चंडीगढ़, बड़े बड़े शहरों में जाइए तो आजकल घरों के बाहर भी गार्ड खड़े हो गए हैं। इतने सस्ते गार्ड तो कहीं मिलते नहीं हैं दुनिया में जितने हमारे देश में मिलते हैं। तो खेती छोड़कर जो लोग हैं वो गार्ड बन रहे हैं। तो अगर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है हमारे देश में, तो मुझे लगता है कि हमें अपने देश के भविष्य पर चिंता करनी पड़ेगी कि क्या ये रास्ता ठीक है जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं। और स्वामी जी महाराज जब ये बात करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत है, वो उसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहाँ पर से हमारी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। और वो जो रोजी रोटी जुड़ी है वो हम सबको जानना है कि वो उसमें हम खेती को अलग नहीं कर सकते। और अगर राष्ट्र की खेती संपन्न है, अगर देश का किसान खुशहाल है, तो आप सब देखेंगे कि उसकी इकोनॉमिक जो डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, उसका इकोनॉमिक जो चक्र उसमें असर पड़ता है वो इतना पड़ेगा कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप होती है। तो सबसे ज़्यादा जरूरत हमें है कि खेती को संपन्न कैसे किया जाए, खेती को खुशहाल कैसे बनाया जाए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, हमें उससे किसानों को बाहर निकाला जाए। अब आप ये सोचते हैं कि साहब ये तो किसानों तक है, मेरे तक नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। हम ये सोचते हैं हम तो शहरों में आ गए हैं, हमें किसानों से क्या लेना देना, हमें खेती से क्या लेना देना, हम तो बिल्कुल उससे अलग हो चुके हैं, हमारे पे कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें आपने सुना होगा, जीएम क्रॉप्स कहते हैं। जीएम फसलें वो होती हैं जिसमें कोई जीन निकाल कर, जैसा स्वामी जी सूर्य भी कह रहे थे, जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, जेनेटिक बीमारियां भी होती हैं। अब वो क्या है कि कीड़े का जीन निकाल के आपने आदमी में डाल दिया, आदमी का जीन निकाल के आपने गधे में डाल दिया, गधे का जीन निकाल के आपने बकरी में डाल दिया, बकरी का जीन निकाल के आपने फिर आदमी में डाल दिया। अब देखिए गेहूं, धान और मनुष्य के अंदर तकरीबन 25,000 जीन होते हैं। अगर आप लोग जो पढ़े हुए हैं युवा, धान में तकरीबन 37,500 जीन होते हैं। धान में एक जीन महिला से निकालकर लैक्टेशन का, दूध का जीन जो है वो निकाल के धान में डाल दिया गया। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा? अब आपके सामने एक ऐसा धान लाया जा रहा है, जो धान आप खाएंगे तो वैज्ञानिक कहते हैं कि आपका डायरिया कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि वो जीन उन्होंने पुरुष से, इंसान से निकालकर, माता से निकाल, माँ का जीन अब वो उसमें डाल दिया है धान में। और ये प्रतिक्रिया सारी दुनिया में चल रही है कि आप यहाँ कीड़े का जीन आप इंसान में डाल रहे हैं और इंसान का जीन, जैसे मैंने आपको कहा, किसी जानवर में डाल रहे हैं। उस सब चीज़ों का जो मिश्रण, जो फसल होगी, वो पदार्थ जो है वो आपके सामने आ रहे हैं। ये हम सबको समझना है। एक तो हम कहते हैं कि भाई एडल्ट्रेशन हो रही है, एडल्ट्रेशन तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक और भी पदार्थ आपके सामने आ रहे हैं जो कि उससे भी ज़्यादा हानिकारक हैं, जो आप लोगों को समझने हैं कि उससे आपकी सेहत, आपके फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें भारत में भी लाई जा रही हैं। कुछ साल पहले अगर आपको याद होगा, अगर आपने टेलीविज़न पर, अखबारों में देखा होगा, तो एक विरोध हुआ था देश में बीटी ब्रिंजल का, बीटी बैंगन का। बैंगन में एक कीड़ा है बीटी, इसको कहते हैं बैसिलस thuringiensis, उस कीड़े का जीन निकाल के बैंगन में डाल दिया और ये कहा गया था कि इससे कीड़ा मर जाएगा, और वो आप सबको मिलना था। लेकिन देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ
और उसमें हाउसवाइफ्स ने, युवा ने, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने बहुत न उसमें हिस्सा लिया। उसका ये रिज़ल्ट हुआ कि जयराम रमेश जी की अध्यक्षता में उन्होंने 9 कंसल्टेशन की देश भर में, उसके बाद उसको रोका गया, उसके ऊपर बैन लग गया। अब जब बैन लग गया तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि इसका एक रास्ता निकाला जाए। रास्ता ये निकला कि अप्रैल के महीने में देश में एक ऐसा बिल पेश किया गया है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BRAI बिल। अभी आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये कौन सा बिल आ गया, बराई बिल कहते हैं उसको। लेकिन उसको समझने की जरूरत यह है कि उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं, GM फसलें हैं, जिसमें जहर पैदा किया जाता है फसल के अंदर, वो जो फसलें हैं अब हमारे देश में उसको फास्ट ट्रैक, यानी उसको जल्दी से जल्दी उसको अप्रूवल मिले, उसको खेत में लाया जाए और वो जो आप सबको मिले। ये आपको समझना, आप ये मत सोचिए कि आपके ऊपर अब अटैक नहीं है। अब यह है कि आप सबके ऊपर, सबको आने वाले दिनों में, और जो पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं उसको पेश हो चुका है वो बिल, वो जब बिल पेश हो जाएगा उसको पास करने की कोशिश हो रही है, इलेक्शन से पहले पहले पास हो जाए। क्यों करना चाहती है सरकार, आप जानते हैं, क्योंकि उसके पीछे कंपनियों का बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट है। तो कंपनियों का इंटरेस्ट है तो इलेक्शन में उसका रोल जो है वो सबको समझ आ जाता है। तो उसको करने के लिए, और जो देश में एक उसके खिलाफ एक आवाज़ उठी थी, उस आवाज़ का कोई मतलब नहीं है। कहीं चर्चा नहीं हो रही है देश में कि इस बिल के अंदर क्या प्रावधान होने चाहिए। एक राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक प्रावधान है वो भी उसमें से हटा लिया गया है कि आप उसमें चैलेंज नहीं कर पाएंगे कि इसमें अंदर क्या है हमें बताया जाए। वो आपको लेना ही लेना है। एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें ये होता है कि स्टेट्स अपने डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन अब उसमें ये भी प्रावधान हटा दिया गया है कि जो सेंटर कहेगा कि भाई आपको ये फसलें जेनेटिकली मॉडिफाइड लगानी है तो आपको लगानी है। क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ने अपोजिशन किया है, कहा है कि हमें ये फसलें नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं समझ पाते बहुत सारे लोग क्योंकि आप और हम नहीं समझते। और आप और हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं इससे आपको क्या नुकसान होगा या क्या आने वाले दिनों में इसका आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी एक हाल में एक अध्ययन हुआ है चूहों पर। जब भी हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो चूहों पे करते हैं, और अगर आप उसकी फ़ोटो देखें, अखबारों में सब जगह छपी हैं फ़ोटो हैं, वो फ़ोटो देखें तो चूहों में इतने बड़े बड़े ट्यूमर्स हो गए हैं, इतने बड़े बड़े उनको कैंसर हो गए हैं। 70% उसके कैंसरों की जो पॉसिबिलिटी थी बढ़ गई चूहों में। और अगर आप उनका फ़ोटो कभी देखें तो पूरी बॉडी जो है वो इतने बड़े बड़े ट्यूमर से लदी पड़ी है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो चूहों में उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल खाने से इतना भयंकर नुकसान हो सकता है, तो भाई और बहनों ये आपकी और हमारी बारी भी दूर नहीं है। क्योंकि अगर चूहों पे जब ट्रायल किए जाते हैं तो उसके बाद फिर हम ह्यूमन बीइंग पे लेके आते हैं, इंसान पे लेके आते हैं, आदमी पे लेके आते हैं। और वो जब पदार्थ आपको मिलेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आप इतना कुछ करने के बाद भी, आप देखेंगे आपने इतना योग किया स्वामी जी के कहने के बाद भी, और आप देखेंगे फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये समझना है कि वो ऐसी एक प्रोसेस चल पड़ा है अब दुनिया में, और जितना आप बीमार होंगे है उतनी ही देश की ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जितना आप बीमार होंगे, ये चाहते हैं, ये देखिए, ये एक सारी देश दुनिया में जो साजिश चल रही है इकोनॉमिक, वो ये है कि आपका खाद्यान्न पहले खराब हो। जितना आप ज़्यादा भोजन खराब करेंगे उतना आप बीमार होंगे। जितना आप बीमार होंगे उतनी आपको दवाइयाँ चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। जितना आप दवाइयाँ खर्चोगे, जितना आप हॉस्पिटल पे खर्चोगे, उतना आपका ग्रोथ होगी देश की। और जितना आपको दवाइयों पे खर्चा होगा, हॉस्पिटल का होगा, तो उसका इंश्योरेंस पे फर्क पड़ेगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो करती है। यही एक कारण है कि भारत में FDI इंश्योरेंस पे लाने की बहुत जल्द हो रही है, बहुत कोशिश की जा रही है कि उसको लाया जाए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों को फ़ायदा होता है। तो ये समझने की जरूरत है, तीन तरीके के जो दुष्परिणाम हैं। पहले खाद्यान्न को खराब करो, आपके भोजन को खराब करो, आपकी प्रोसेस को सारे को खराब कर दो। वो जब खराब हो जाएगा तो आपके हेल्थ के रिक्वायरमेंट के, आपके दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत पड़ेगी तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 ऐसे व्यवसाय हैं जो दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके आगे चल रहे हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों की आदतों को, फूड हैबिट्स को बदला जाए। आप जो देश के युवा हैं, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, आप इस मैसेज को आगे लेके जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा आप एक इसमें रोल अदा करेंगे। क्योंकि आज हमारे देश में कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों से निकलते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं। हम सबको समझना है कि ये कैसे इन चीज़ों का एक बहुत बड़ा एक हम सबके साथ
हमारे फ्यूचर के साथ भी इसका एक बहुत बड़ा लिंक है जो हम ये ना सोचें कि हट गया है। और वो किसानों के साथ शुरू होता है, क्योंकि किसान ही इस देश की एक रीढ़ की हड्डी हम मानते हैं। और अगर हमारी सारी कोशिश सरकारों की ये है कि उस रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया जाए, तो हम किस व्यवस्था की हम बात करते हैं, हम किस स्टेज में जा रहे हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। कहा अक्सर ये जाता है कि दुनिया में जहाँ भी तरक्की हुई है वहाँ खेती से लोगों को बाहर निकाल के हुई है। अमेरिका में खेत में किसान कम हो गए हैं, यूरोप में किसान कम हो गए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत में, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी हम अमेरिका और यूरोप से तुलना नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ मैंने जैसे कहा कि 60 करोड़ तो किसान हैं, जो कि अमेरिका की जनसंख्या से दुगनी है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जहां हम उन लोगों को एम्प्लॉय कर सकें, उनको रोज़गार दे सकें। हमें चाहिए ये कि हम खेती को ही संपन्न बनाएं, ऐसा कुछ रास्ता ढूंढें, ऐसी इकोनॉमिक्स हालात तैयार करें, ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें हमारा किसान जो है उसको भी इतना लागत का मूल्य मिले, इतना उसको पैसा मिले कि वो भी खेती ना छोड़ना चाहे, खेत में किसान गाँव में ही रहना चाहे। क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, उसके साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि भारत जैसे देश को ऐसा इकोनॉमिक मॉडल चाहिए, उनका कहना था, जहां पर प्रोडक्शन फॉर द मासेस ना हो, प्रोडक्शन बाय द मासेस हो। यानी जो भी हम पैदा करें बाहर से नहीं आए, हमारी रिक्वायरमेंट पैदा करने के लिए हमारे देश में ही हम उसको पैदा करें, उसी से हर हाथ को काम मिलेगा, और हर हाथ को काम मिलेगा तो देश की उन्नति जो है उसके साथ ही जुड़ी हुई है। तो भाई और बहनों, ये घोटाला की जो श्रृंखला है, इसमें हमें समझने की ये ज़रूरत है कि बड़े बड़े घोटाले तो हमने देख लिए जो टेलीविज़न पे और अखबारों में आप पढ़ते हैं, लेकिन ये जो खेती के साथ घोटाला हो रहा है और जो आपके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, मेरा मानना है कि वो भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है जिसको आप और हमें जानना जरूरी है, उसको और समझने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहें कि उसका क्या उपचार है, तो पतंजलि में आपके पास समय होगा थोड़ा सा, इस शिविर में एक छोटा सा प्रयास यहाँ चल रहा है जो कि अब बहुत बड़े रूप में उसका स्वरूप हो चुका है। वो है कि केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। स्वामी जी के आशीर्वाद से केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, यानी उसमें कोई रसायन का उपयोग नहीं होता है, ना उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र, ना पेस्टिसाइड्स, और ना ही हम हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करते हैं। और वो खेती अच्छे अच्छे किसान जो देश के हैं जाने माने, उनको लाकर वो एक ऐसी खेती व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि वो देश के सामने मॉडल बन जाए। आप लोग उससे सबक लें, उसको देखें, उस मैसेज को आगे लेके जाएं। इसमें मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा योगदान युवा भाइयों और बहनों का हो सकता है। और वो जो है स्वामी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो किसी दिन थोड़ा समय दें इन सब भाइयों बहनों को, देख के आएँ, आप देखें कि कैसे वो हो रहा है और वो गाँव-गाँव में हम कैसे लेके जा सकते हैं। तो आप उसका एक मैसेज को ये कन्वे करने के लिए आप एक हमारे एम्बेसडर हैं जो उस बात को आगे लेके जाएंगे, इस आशा के साथ कि ये क्रांति की शुरुआत खेती में बहुत ज़रूरी है लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।